हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं कक्षा 11th हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ का नाम है मर्यादा, जो लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। तो आइए जानते हैं पहले इसके केंद्रीय भाव को। पढ़ते हैं केंद्रीय भाव के बारे में। केंद्रीय भाव मर्यादा। मर्यादा एकांगी की कथा वस्तु में बिखरे हुए एक संयुक्त परिवार का चित्रण है। जगदीश एकांगी का प्रमुख पात्र है और टूटे हुए संयुक्त परिवार का मुखिया है। उसके तीनों भाई प्रदीप, विनय एवं अशोक अपने अपने स्वार्थों एवं और सुविधाओं के चलते उससे अलग हो गए हैं। हर भाई सोचता है कि दूसरे भाइयों की अपेक्षा वह परिवार में अधिक करता है। जगदीश भी कहीं अपने आप को भी इस अलगाव के लिए दोषी मानता है। संयुक्त परिवार के बिखरने का सबसे अधिक दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। इस वजह से वे संयुक्त परिवार के सामूहिक स्नेह तथा देखभाल से वंचित हो जाते हैं। सुमन और अनिल इस बात के उदाहरण हैं। जगदीश को अपनी सूझबूझ का कुछ घमंड है, पर अपने भाइयों की अपेक्षा उसके मन में प्रेम और उदारता का भाव अधिक है। इसलिए वह उनकी भूलों को क्षमा कर और पुनः एक होने का अवसर देता है। वह जानता है कि आज रामायण और महाभारत का युग नहीं है। पुरानी मर्यादाएं छीड़ हो रही हैं। आज संयुक्त परिवार मात्र किसी एक व्यक्ति के त्याग, तपस्या, समर्पण भाव या आतंक पर टिके नहीं रह सकते हैं। संयुक्त परिवार को सभी घटकों की सुख सुविधाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति का पर्याय बनना होगा। उसके लिए नई मर्यादाएं स्थापित करनी होगी। निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थमय इच्छाओं, आवश्यकताओं के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करके ही संयुक्त परिवार को बनाए रखा जा सकता है। कठिनाई के समय सहयोग की भावना का होना अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारे पाठ का केंद्रीय भाव, जिसमें एकांकी में लेखक ने पाठ के टूटते बिखरते परिवार को बनाए रखने के लिए कहा है। तो पढ़ेंगे इस एकांकी को कि कैसे लेखक यहाँ एकांकी के द्वारा टूटते बिखरते परिवारों के बारे में बताना चाह रहा है। तो पहले जानते हैं विष्णु प्रभाकर जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। ये रहे हमारे लेखक विष्णु प्रभाकर जी। आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म सन 1912 में को ग्राम मीरनपुर, मुजफ्फरनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री विष्णु प्रभाकर मानवतावादी एकांकीकार हैं। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में आपके साहित्य की मूल आत्मा आपका सहज मानव गुण है। उन्होंने यथार्थ के धरातल पर आदर्श की अवतारणा की है। मानव प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके उनमें आध्यात्मिक पुट देना आपकी अपनी विशेषता है। इनकी एकांकियों में मध्यम वर्गीय समाज की विभिन्न रुचियों, संस्कारों, भावनाओं और विचारधाराओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। श्री विष्णु प्रभाकर के एकांकियों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी। इन एकांकियों में वर्तमान सामाजिक जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया है तथा बंधन मुक्त, पाप प्रतिशोध, इंसान, वीर पूजा, देवताओं की घाटी, दूर और पास आदि इनकी सामाजिक एकांकियां हैं। ऐसे ही मनोवैज्ञानिक एकांकी हैं। इन एकांकियों में पात्रों की अंतः प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है, यथा भावना और संस्कार, ममता का विष, मैं दोषी नहीं हूँ, जज का फैसला, हत्या के बाद, माँ बाप आदि। ऐसी राजनीतिक एकांकियां हैं। इन एकांकियों में देश की राजनीतिक उथल पुथल, राष्ट्रीय गौरव और स्वाधीनता संग्राम के विभिन्न चित्र खींचे गए हैं, यथा हमारा स्वाधीनता संग्राम हास्य व्यंग प्रधान एकांकी। इनमें कई प्रहसन रखे जा सकते हैं, जैसे प्रोफेसर लाल, मूर्ख, पुस्तक कीट, कार्यक्रम आदि। पौराणिक ऐतिहासिक एकांकी। इनमें पुराण इतिहास के माध्यम बनाकर वर्तमान को प्रेरणा दी गई है। प्रचारात्मक एकांकी। इनमें देश की समसामयिक, सामायिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक
समस्याओं पर गांधीवादी दृष्टिकोण से विवेचन किया गया है, यथा पंचायत, नया कश्मीर, सर्वोदय, राजस्थान, स्वतंत्रता का अर्थ, समाज सेवा आदि। ऐसे ही रेडियो रूपक लिखने में भी एकांकीकारों को पर्याप्त सफलता मिली है। भाषा सरल, परिष्कृत एवं प्रभावपूर्ण है। कथोपकथन पात्रानुकूल एवं भावानुकूल है। इनके निम्नलिखित एकांकी संग्रह उल्लेखनीय हैं, जैसे स्वाधीनता संग्राम, सरकारी नौकरी, इंसान, संघर्ष के बाद, प्रकाश और परछाई, गीत और गोली, 12 एकांकी आदि। तो ये इनकी एकांकी। आइए जानते हैं अब इनके पात्र परिचय के बारे में। जगदीश परिवार का मुखिया बड़ा भाई है। मालती जगदीश की पत्नी, प्रदीप सबसे छोटा भाई, सुमन प्रदीप की बेटी, रीता मंझले भाई विनय की पत्नी। प्रारंभिक संगीत के बाद प्रभात की सूचना सूचक संगीत, उसी में पहरुए की आवाज़ उठती है, दूर पास से आती है। पहरुआ बाबूजी दूर से ही खड़े खड़े बोलता है, बाबूजी 5 बज गए, और दूर जाते जाते ऐसे पहरुआ बोलता हुआ चला जाता है। स्वर मिटते ही विद्रोह के स्वर उठते हैं, वे स्वप्न के स्वर हैं। जैसे पहले स्वर में पहले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है देखते हैं, देश से उठ रहे हैं। जैसे स्वर हैं, मैं अब किसी भी शर्त पर साथ नहीं रह सकता, नहीं नहीं, मैं गुलाम नहीं बन सकता, मुझे अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, मुझे अपने मन को मानना पड़ता है। दूसरे स्वर हैं, मेरे पति सबसे अधिक कमाती हैं, मेरे परिवार का सबसे कम खर्च है, दूसरे मज़े करते हैं, नहीं नहीं, मैं अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रहूँगी। तीसरे स्वर हैं, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, अधिक कमाने से क्या होता है, घर का सारा प्रबंध तो मैं ही करता हूँ, मैं ना हूँ तो सब 3-13 हो जाए, संभालो, मैं चला। अगला स्वर है, वाह, एक को कमाने का घमंड, दूसरे को परिश्रम का, तीसरे को डॉक्टरी का, पर यह कोई जानता है कि घर में सूझबूझ मेरे प्रभाव के कारण चल रही है, दूर दूर तक मेरी पहुंच है, बड़े से बड़ा काम मैं देखते देखते करता हूँ। ये स्वर तीव्र होते हैं तथा शीघ्रता से बोलते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पति बड़े वकील हैं, मैं प्रबंध करता हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ, मैं साथ नहीं रहूँगा, नहीं, अभी नहीं। जगदीश तीव्रता से, बंद करो, चुप हो जाओ, मैं एक को भी नहीं जाने दूंगा, अभी नहीं जाने दूंगा, देखूंगा कैसे कोई घर से दूर जाता है, कैसे। मालती दूर घबराए हुए आती है, क्या बात है, क्या हुआ, क्या है जी, ये सब तो सपने में चल रहा था। तो मालती जगदीश से आकर पूछती है कि ऐसा क्या हो गया जो। जगदीश जागकर हैरानी से, कौन, मालो, तुम? मालती कहती है, हाँ, शायद आप सपने में देख रहे थे। यह आपको क्या हुआ है, रोज़ रोज़ सपने में क्यों देखते हो? कई महीने बीत गए हैं, अब उनके बारे में सोचने से क्या लाभ? जगदीश, कुछ लाभ नहीं, सोचना भी नहीं चाहता, सोचता भी नहीं हूँ, पर कभी कभी सपने में आ जाते हैं। मालती हंसकर, यूं ही आ जाते हैं? मैं कहती हूँ, कब तक ठगते रहोगे अपने आप को? सपनों का सोचने से जैसे कोई संबंध ही नहीं होता, जैसे बिना सोचे ही सपने आ जाते हैं। मैं पूछती हूँ। जगदीश क्रोध से, मालती, कितना ही कठोर बनने की कोशिश करो, कितना ही निर्मम बनो, पर मैं जानती हूँ। जगदीश, तुम क्या जानती हो? मालती, यही कि आपका दिल रोता है। जगदीश, मालो। मालती, क्यों चुप हो गए? जगदीश, इसलिए कि दिल सचमुच रोता है, आज तो खास तौर पर रोता है। मालती, आज खास तौर पर क्यों? जगदीश धीरे से, मालो, आज सपने में मैंने अपनी आवाज़ सुन ली, वह आवाज़ बड़ी डरावनी थी। मालती अचरज से, अपनी आवाज़ डरावनी? आवाज़? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? जगदीश, कहना चाहता हूँ कि अब तक मैं समझता था कि मेरे भाई अलग अलग होना चाहते हैं, परंतु मैं नहीं चाहता था। मालो, तो इसमें गलत क्या है? जगदीश, नहीं, यह गलत है, झूठ है। मालती,
झूठ है? जगदीश, हाँ झूठ है, बिल्कुल झूठ। अभी अभी सपने में मैंने अपनी आवाज़ सुनी। वह एक कमाने का घमंड है, दूसरे को परिश्रम का, तीसरे को डॉक्टरी का, पर यह कोई नहीं जानता कि यह घर मेरी सूझबूझ से, मेरे प्रभाव के कारण चल रहा है। दूर दूर तक मेरी पहुंच है। बड़े से बड़ा काम मैं देखते देखते करा लेता हूँ। मैं प्रभावशाली हूँ। नहीं नहीं, मैं भी साथ नहीं रहूँगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने यह आवाज़ सुनी। यह आवाज़ मेरी है मालती। हैं? तो इसमें झूठ क्या है? मैं बराबर कहती हूँ कि घर ना कोरे धन से चलता है, ना कोरे परिश्रम से। घर चलता है सूझबूझ अकल से। जगदीश, और वह सब कुछ मैं स्वार्थी, सब स्वार्थी, सब अपने गुण देखते हैं, अपना भला सोचते हैं। लेकिन लेकिन जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। आज के युग में कौन किसको बांध कर रख सकता है? वह जमाने लग गए जब एक का हुक्म चलता था, जब सब अपने मन को मारते थे। मालती, अपना मन मारते नहीं थे, दूसरों का मन रखते थे। वे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, कुटुंब के लिए जीते थे। कुटुंब उनके लिए सब कुछ था। कुटुंब ही उनकी आन थी। जगदीश, आन बान जाने दो, बातों को जाने दो, जाकर अपनी रामायण पढ़ो। मालती, वह तो पढ़ चुकी। जगदीश, कहाँ? मैंने आवाज़ नहीं सुनी। मालती, आवाज़ अब किसे सुनाती? अपने लिए पढ़नी थी, मन में पढ़ ली। खाना भी बना लिया। जगदीश, बना लिया? हाँ ठीक है। तो हंसकर, देख लो कितना शोर रहता है, अब कितनी जल्दी काम निपट जाता है, कितना अच्छा है। सुमन, ताऊ जी ताऊ जी। जगदीश, कौन सुमन? सुमन, इतने शोर, इतने सवेरे? सुमन, ताऊ जी, मैं रामायण सुनूंगी। मालती, अरे तू रामायण सुनने आई है इतनी दूर से? बाहर ही मेरी भक्तिन हंसती है। जगदीश, पगली, अरे आज तुझे क्या सूझी? सवेरे इतनी दूर भाग कर आई, एक रामायण मंगवा लेती। सुमन, मैं तो रोज कहती हूँ, पर पापा लाकर नहीं देते। कहते थे तू पढ़ेगी रामायण, भाग यहाँ से। जगदीश, तुम भाग आए? और तुम भाग आई? सुमन, मुझे भगा दिया, पापा बहुत बुरे हैं, हमें कुछ नहीं ला कर देते। ताऊ जी, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। जगदीश, नहीं जाएगी? हाँ हाँ, नहीं जाऊँगी। मालती, पगली चल, तुझे रामायण सुनाऊँगी। नहीं जाएगी तो कहाँ रहेगी? सुमन, यहीं रहूँगी, वहाँ नहीं जाऊँगी। तुमने मुझे क्यों निकाला? क्यों? जगदीश, अरे 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 सुमन बेटी, सुमन बेटी। मालती, अरे अरे तू रोती क्यों है? सुमन, आपने मुझे क्यों निकाला? क्यों? मैं नहीं जाऊँगी, मैं पापा मम्मी के पास नहीं जाऊँगी। जगदीश, हाँ हाँ, जा जा, तू रामायण सुन, मैं तेरे बाप के पास जाता हूँ। वहाँ बच्चे को किस तरह डांटते हैं, क्या समझा है उसने? समझा लिया कि अलग हो गए तो जैसे मैं मर गया, कोई बात है? वाह। प्रदीप, भाई साहब, भाई साहब। जगदीश, कौन प्रदीप? तू यहीं आ गया, मैं तो तेरे पास ही आ रहा था। प्रदीप, क्यों, आप क्यों जा रहे थे? क्या आपके पास भी चिट्ठी आई है? जगदीश, मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है, मेरे पास सुमन आई है। मैं कहता हूँ कि तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? तुम लोगों ने अलग होना चाहा, मैंने कोई आपत्ति नहीं की। तुम बच्चों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दो। मैं पूछता हूँ कि तुमने सुमन को क्यों मारा, यहाँ क्यों नहीं आने दिया? बीच में रामायण चलती है। सरल सुभाय माय मिथिलाए, अति हित मनहु राम प्रिय आए। भेंट्यों बहुर लखन लघु भाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। प्रदीप, भाई साहब मैं क्या बताऊं, आप उसे यहीं रख लीजिए, वह आपके बिना नहीं रह सकती। जगदीश, और तुम्हें इस बात से दुख होता है?
तुम उससे लेने आए हो तो तुमने समझा क्या है? ले जाओ अपनी बेटी को, अभी ले जाओ। सुमन, सुमन इधर आओ। प्रदीप, भाई साहब। मालती आकर, क्या है, क्या कहते हो सुमन को? ओ प्रदीप, तुम सुमन को लेने आए हो शायद। सुमन, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अंदर भाग जाती है। प्रदीप, भाई साहब, मेरी तो सुनते ही नहीं। मैं सुमन को लेने नहीं आया, उसे आप ही रखें, मुझे खुशी होगी। इन बच्चों की मांगे से तंग आ गया हूँ। मेरे पास पैसे कहाँ से हैं? पेट भरने लायक ही तो कमाता हूँ। जगदीश, और जैसे मैंने कुबेर का कोष इकट्ठा कर रखा हो। मैं तो अपने आप ही रवि की पढ़ाई का खर्च नहीं दे पाता। वाह वाह, अशोक और विनय डॉक्टर और वकील क्या थे, समझते थे कि जैसे वे कमाते हैं और हम खर्च करते हैं। अब जोड़ लें वे कारू का खजाना। मैं मांगने नहीं जाऊंगा। प्रदीप, मांगना तो मैं भी नहीं चाहता भाई साहब, मांगो भी तो किस मुंह से? अकड़कर गया था, पर खैर जाने दो उन बातों को। डॉक्टर भैया का पत्र आया। जगदीश, किसका? विनय का पत्र आया है तुम्हारे पास? प्रदीप, जी हाँ, मेरे पास आया है, पर है आपके लिए। मालती, क्यों, इन्हें सीधे लिखते शर्म आती है या अब ये इतने छोटे हो गए हैं कि? जगदीश, मालती, तुम मत बोलो। मालती, मैं क्यों ना बोलूं? सबसे पहले यही तो घर छोड़कर गया था, डॉक्टरी की जोश में। इसी ने तो मेरी बगिया को उजाड़ा है, इसी ने। जगदीश, मालो, मालो, तुम मेरी दुखती रग पर हाथ न रख। तू मेरी दुखती रग न दुगा, उसका कोई अपराध नहीं। आज के ज़माने में लोग भेड़ बकरी नहीं हैं, उनके दिमाग हैं, वे सोचते हैं, वे समझते हैं, वे अपने पर निर्भर रहना चाहते हैं, दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। हाँ प्रदीप, क्या लिखा है विनय ने? प्रदीप, उन्हें वजीफा मिल गया। जगदीश, वह तो मुझे मालूम है, 3 वर्ष के लिए वह अमेरिका जा रहा है। मालती, हाँ, ज़रूरत पड़ी तो वह 2 वर्ष और भी रह सकता है। प्रदीप, भैया आप तो कहते हैं कि डॉक्टर भैया ने आपको कोई पत्र नहीं लिखा। जगदीश, क्या तुम समझते हो कि वह लिखेगा? तभी मुझे पता चलेगा। वाह, तुमने समझा क्या है? बता सकता हूँ उसने तुम्हें क्या लिखा है। उसने लिखा है कि वह अपनी बहू और बच्चों को यहाँ छोड़कर जाना चाहता है। नहीं लिखा? प्रदीप, लिखा तो यही है। जगदीश, लिखा तो यही है। प्रदीप, उसे लिख दो कि निश्चिंत होकर अमेरिका जाए, उसकी बहू और बच्चे मेरे पास रहेंगे। प्रदीप, भैया। मालती, क्या कहते हो? विनय की बहू बच्चे यहाँ रहेंगे? जगदीश, जगदीश, और कहाँ रहेंगे? तुम सोच में क्यों पड़ गए हो? प्रदीप, जी जी, नहीं लिख दूंगा, पर। जगदीश, पर तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा गुजारा नहीं चलता, तुम्हारा कुछ? प्रदीप, भैया मैं क्या कहूँ, शर्माती है। जगदीश, शर्माती है? वाह वाह, सर में भी क्या पुरुषों का आभूषण है? अरे पागल, यह बड़ा अच्छा अवसर है। 3 वर्ष के लिए तू भी यहाँ आ जा, आखिर उनकी देखभाल तो करेगा ही। फिर क्यों ना? प्रदीप, भैया आप तो हंसी करते हैं। जगदीश, सभी बड़े काम हंसी में ही आरंभ होते हैं, लेकिन खैर, तू नहीं आना चाहता तो ना आ, पर सुमन अब मेरे पास ही रहेगी। चाहता है तो प्रकाश को भी भेज दे। क्यों, सुमन रहेगी ना? अरे कहाँ गई? ओह, रामायण सुन रही है। मालती, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम मुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख बिसरे सबहि अपान। मिलन प्रीत किम जाय बखानी, कवि कुल आगम करन मन मानी। परम प्रेम पूरम दो भाई, मन बुद्धि चित
अहमते बिसराई। जगदीश, रामायण मनुष्य की मर्यादाओं की मंजूसा है, लेकिन आज रामायण का युग नहीं है, आज महाभारत के युग नहीं है, जब जड़ मर्यादाएं तोड़ी गई हैं। आज तो मर्यादाओं को फिर से पहचाना है, फिर से। रीता, भाभी जी। जगदीश, कौन? प्रदीप, यह तो अशोक की बहू की आवाज़ है। रीता, भाभी जी कहाँ हैं? जगदीश, क्यों, क्या बात है बहू, कैसे आई? तुम घबरा क्यों रही हो? मालती, कौन घबरा रही है? रीता, तुम, क्या बात है? रीता, भाभी, परसों अनिल छत से गिर पड़ा। प्रदीप, अनिल छत से गिर पड़ा? क्या कहती हो, अब तक बताया नहीं? जगदीश, अरे बताओ ना, अब उसका क्या हाल है? रीता, हाल अच्छा नहीं है भाई साहब, पैर की हड्डी टूट गई है, 2.5 महीने प्लास्टर में रहेगा। जगदीश, अनिल का पैर टूट गया? मुझे पता तक नहीं। वाह वाह, तुमने मुझे समझा क्या है? मुझे जीते जी मार दिया। रीता, भाई साहब, वह परसों से आपको और अपने ताऊजी को पुकार रहा है, किसी की नहीं सुनता है। प्रदीप, और तुम उसे बुलाना चाहते हो? तुमने कहलाया तक नहीं, मैं अभी जाता हूँ। जगदीश, कहाँ जाता है, इधर बैठ। लेकिन नहीं, मैं भूल गया था कि मैं किसी को रोकने वाला था। कौन? जा भाई, मैं तो जीते जी मर गया। मालती, मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसे क्या बोलते हो? जगदीश, बोलने के सिवा मेरे पास है क्या? क्या है? अनिल मुझ पुकारता है रहा और उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंचने ही नहीं दी गई। यह सब क्या हो रहा गया? अलग होते ही हम सब दुश्मन हो गए? रीता, भाई साहब, बात यह नहीं है, हम उसे अस्पताल ले गए थे। उन्हें तो आप जानते ही हैं कि एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती। मुझे तो सभा सोसाइटियों का काम रहता है। मालती, माँ को सभा सोसाइटियों का काम रहता है, बाप को पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, तब औलाद की कौन देखभाल करे? भला 4 वर्ष का बच्चा बिन अपनों के अस्पताल में पड़ा रह सकता है? रीता, यही तो बात है, रो रो कर परेशान कर रहा है। जगदीश, तो मैं क्या करूं? रीता, कैसे कहूं? आप उसके पास चलें। जगदीश, और अस्पताल में रहें। रीता, नहीं नहीं, आप उसे जगदीश यहाँ ले आएं। नहीं, यह नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा काम जाने। तुम स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो, दूसरों का सहारा क्यों लेते हो? दुर्बल हो जाओगे, जाओ। भाई। रीता, भाई साहब। जगदीश, भाई साहब, कौन भाई साहब? किसका भाई साहब? भाई साहब होता तो परसों ही अनिल के पास होता। तुम तो सबसे अधिक कमाते हो, जाओ बच्चों को घर लाओ, एक नर्स रखो, एक नौकर रखो। रीता, नर्स भी और नौकर भी, पर जगदीश, पर माँ बाप को फुर्सत नहीं है कि बेटे के पास बैठे। आज के युग में ज़रूरत भी क्या है? मालती, अब बस भी करो। प्रदीप, चल, मैं चल रही हूँ, इन्हें बहकने दो, मैं अनिल को यहाँ लाती हूँ, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। जगदीश, मैं रोक सकता हूँ, मेरा घर है। मालती, घर तो तब भी तुम्हारा था, जब बांट बखेरा हुआ था, किसी को रोक सके? जगदीश, मालो। मालती, चलो प्रदीप, चलो बहू। भाई साहब स्वयं उसे यहाँ लाना चाहते हैं तो बनावटी क्रोध। रीता, जानती हूँ, इन 3 दिनों में बहुत कुछ जान गई हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है। प्रदीप, ठीक कहती हो बहू, कोई भी वस्तु अपने आप में सब कुछ नहीं है। जगदीश, गए वे भी समझते हैं। सुमन, ताऊजी, क्या अनिल यहाँ आएगा? जगदीश, हाँ। सुमन, उसके चोट लग गई है। जगदीश, हाँ, तू उसे प्यार करेगी ना?
सुमन, मैं उसे बहुत प्यार करूँगी, वह बहुत अच्छा है। जगदीश, और प्रकाश, मीना, मंजू, किशोर और इलाहाबाद वाली ताई और सुबीर, पप्पू, कुणाल, ये सब अच्छे नहीं हैं? इन्हें तो प्यार नहीं करेगी? सुमन, क्या ये सब भी आएंगे यहाँ? जगदीश, हाँ यहीं। सुमन, फिर कभी नहीं जाएंगे? जगदीश, नहीं। सुमन, आहा जी, आहा जी, तब बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। हम पहले की तरह खेलेंगे। जगदीश, और बहुत खुश होंगे, इसलिए भी खुश होंगे कि अब वे सब अपनी इच्छा से आएंगे। इच्छा से, अपनी आवश्यकता के कारण। इच्छा, आवश्यकता, इच्छा, आवश्यकता, बोला इंसान। सुमन, ताऊ जी, आप इतने क्यों हंसते हैं? जगदीश, क्यों हंसता हूँ? तू भी हंस सुमन, तू भी हंस। दोनों हंसते हुए खूब हंसे। अब हम किसी एक के नहीं होंगे, एक दूसरे के होंगे, एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे। तो ये थी हमारी सुंदर एकांकी विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई, जिसमें संयुक्त परिवार के बारे में, उनके दुख दर्द के बारे में बताया गया है। तो यहाँ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।